Hello बच्चों, welcome back to the third chapter of your history subject, that is from gathering to growing food. Okay, so before starting our chapter, let's have a brief recap कि हमने अपने पिछले chapter में क्या क्या किया था, उससे आपका एक बार revision भी हो जाएगा. Okay, तो in last chapter we first of all we studied about the earliest people. Those were the hunter-gatherer groups. Also we came to know why they were called as hunter-gatherers. ऑल्सो वाई दे वर ऑन मूव्स. बेसिकली 4 रीज़न थे उनके मूव यहाँ से वहाँ घूमने के लिए. ये आपने देखा कि इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर सीजन चेंज होता था, या फिर वाइल्ड एनिमल को हंट करने के लिए दे हैड टू ट्रैक देयर मूवमेंट, इसलिए वो दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसके बाद हमने बहुत सारे साइट्स के बारे में पढ़ा. 2-3 साइट्स का पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था भिमबेटका के बारे में, दैट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. कुरनूल केव्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है ना. उसके अलावा हुंसी पढ़ा था, दैट इज इन कर्नाटका, राइट. फिर हमने स्टोन टूल्स के बारे में भी ये डिस्कशन किया था कि स्टोन टूल्स कैसे बनते हैं और उसके बाद किस चीज़ में यूज़ होता है. ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी. हमने फिर रॉक पेंटिंग्स के बारे में देखा था. भिमबेटका में जो रॉक पेंटिंग्स है, जो केव पेंटिंग्स किए हुए हैं रॉक्स के ऊपर, हमने उस पर भी डिस्कशन किया था, राइट. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड वॉज इंट्रोडक्शन टू न्यूलिथिक एज, राइट. अब न्यूलिथिक एज क्या था कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आना शुरू हो गए थे. उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा वार्म होने लगा था, तो इंट्रोडक्शन ऑफ हर्डिंग एंड फार्मिंग. तो मेन फीचर जो था इस एज का, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हर्डिंग एंड फार्मिंग. तो अब इस चैप्टर में, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, तो बेसिकली हम इस न्यूलिथिक एज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और हम इसमें देखेंगे कि कैसे हाउ हंटर गैदरर्स दे मेड दिस ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ हंटर गैदर टू दैट ऑफ अ फार्मर और अ हर्डर. तो ये क्या चेंजेस हुए जिस वजह से उनको ऐसे हंटिंग गैदरिंग छोड़नी पड़ी, और फिर वो धीरे धीरे एडवांस फॉर्म में आना शुरू हो गए, राइट. तो ये सारी चीज़ें हम अब कवर करते हैं. लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स. तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहला टर्म दैट विल कम अक्रॉस इज न्यूलिथिक एज. आपको मैंने बहुत बार बताया है न्यूलिथिक एज क्या है. दैट इज द न्यू स्टोन एज एरा, राइट. ये पैलियोलिथिक एज से डिफरेंट है, क्योंकि the most important feature is introduction of farming and that of herding. कि मतलब यहाँ पे लोग जो है they started growing crops and also they started taming animals, या domestication जिसको हम एक टर्म में कह सकते हैं. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे बच्चों एक बार ये पिक्चर देखो. इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप बहुत सारी ग्रेन्स देख रहे हो, है ना. ये आपको छोटे छोटे दाने के जो बहुत सारी ग्रेन्स दिख रहे हैं. तो नाउ हैव यू एवर वंडर्ड, आई मीन डू यू नो फ्रॉम वेयर डू वी गेट द फूड? आई मीन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये फूड कहाँ से आता है. बहुत लोग ऑब्वियसली आप जानते भी होंगे कि जो भी हमारे खेत में ये गेहूँ या फिर जितने भी वीट, बार्ली, राइस से जितने भी ग्रेन्स होते हैं, उसका सीड जो भी लगता है, उसके बाद फिर प्लांट्स बनते हैं, ट्रीज बनता है, उसके थ्रू हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी हम खाते हैं वो सारे वहीं से आते हैं, राइट. तो इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे? ये फार्मिंग या फिर हर्डिंग से, राइट. ये एग का आना या फिर मिल्क जो आप पीते हो, जितने भी सोर्स ऑफ फूड है, तो इनका कनेक्शन हम सिर्फ फार्मिंग और हर्डिंग से ही कर सकते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गो बैक इन टू दैट टाइम, टू गो बैक इन टू दैट हिस्टोरिकल एज ऑफ न्यूलिथिक एरा. वहाँ पे जाकर हम देखते हैं कि कहाँ से ये शुरुआत हुई थी, राइट. ताकि हम वहाँ से लेके अपने प्रेजेंट पे अभी जो भी हम खाते हैं, जो भी फूड आप खा रहे हो, तो उससे हम कनेक्शन डाल सकते हैं. यू विल ऑल्सो नो फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड, राइट. So this chapter from hunter-gatherers to farmer, that is from gathering to that of growing food, it is the most important change in human history, right? ये अब तो आप समझ ही गए होंगे क्यों इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब हम पिछला चैप्टर जो भी हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे थे, पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम तक वी वर ओनली नोइंग अबाउट द hunter-gatherer groups that were moving from one place to another. And also we just came to know more about the stone tools that were being used by them, कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, फॉर वुड, या फिर वो फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में पढ़ा था. दैट वाज द मेजर इन्वेंशन और डिस्कवरी यू कैन से. और ये न्यूलिथिक एरा में जो डिस्कवरी ऑफ व्हील हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था, वो न्यूलिथिक एरा में होता है, बट नो वन नोज द एग्जैक्ट टाइमिंग कब हुआ था, राइट. तो अब जब हम न्यूलिथिक एरा की बात कर रहे हैं, तो वी कम अक्रॉस द सेटलमेंट्स, कि यहाँ पे लोग सेटल करना शुरू करते हैं. नाउ दे नो मोर आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ अडेप्ट हो रहे हैं
और एक प्लेस पे सेटल करना शुरू करते हैं. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. So during the Neolithic agricultural revolution, people learned to farm. They began to grow their own crops and settle in farmer villages. Right? आप दो तीन चीज़ अब यहाँ पे नया देख रहे हो कि इसके पहले तक आप पढ़ रहे थे कि ये जो ग्रुप था इनका हंटर गैदरर्स का तो घूमते रहता था, या फिर इनके बहुत सारे साइट्स, पेलियोलिथिक साइट्स जो होते थे वो केव्स में रहते थे, शेल्टर्स में रहते थे, या फिर वो जो भी वुड या फिर स्टोन्स के घर बनाते थे, राइट? बट the things started changing in this era, and now you can say that why it is very important landmark in our human history, because from here we started learning about the concept of villages or crops or farming or herding, all these new terms, right? So with the change in climatic conditions, there began a new period called Neolithic age, also called the New Stone Age, right? इतना तो अब आप समझ गए होंगे. Now let us start with the concept of farming and herding. ये हम समझते हैं कि ये जो हंटर गैदर्स थे वो सडनली मतलब एक प्रोसेस के विद इन कि जैसे जैसे इवॉल्व होना शुरू हुआ, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, तो उसी चेंज के विद इन दे स्टार्टेड दिस फार्मिंग एंड हर्डिंग एक्टिविटीज, राइट? तो लेट अस लर्न मोर अबाउट दैट. सो क्लाइमेट बिकेम मोर वार्मर एंड ग्रासलैंड्स बिगैन टू ग्रो. ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि क्लाइमेटिक कंडीशंस धीरे धीरे चेंज होना शुरू होने लगा और क्लाइमेट काफी वार्म होने लगा था, एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स. ठीक है, बहुत जगह ये ग्रासलैंड बनने लगे थे, ग्रासलैंड्स आने लगे थे. ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट ग्रासेस, ये पूरा लैंड बिल्कुल जो एनिमल्स जो ग्रेज करते थे सिर्फ ग्रासेस को, उनके लिए काफी अच्छा था. दे स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग इन नंबर नेचुरली, राइट? तो व्हाट हैपेंड कि people began looking after the plants and the animals and protected them. So इसके बाद जैसे वो environment में जैसे जैसे वो रह रहे थे, जो भी वो edible plants खाते थे, तो people जो hunter gatherers थे, they started observing those plants. वो देखते थे किस तरीके से किसी plant से वो seed अगर जमीन पे गिरता था, उससे एक नया plant वो स्प्राउट आउट हो जाता था, राइट? ये आप आज भी देखोगे कि आप किसी भी प्लांट का, कोई भी प्लांट आप खुद से भी लोगे, उसका एक सीड निकालोगे और उसको आप जमीन में वापस से बरी करोगे, तो वहां पे दूसरा उसका नया प्लांट आ जाएगा, राइट? तो ये लोग ये कॉन्सेप्ट देखना शुरू किए थे, इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए थे. जब भी वो जो भी प्लांट्स खाते थे या फिर जो भी अपने एनवायरमेंट में आसपास जितने भी प्लांट्स देखते थे, दिस बिगैन लुकिंग आफ्टर दोज प्लांट्स. एंड द सेम थिंग वाज दैट विद द एनिमल्स दैट दे वर लिविंग अराउंड. तो वो सारे एनिमल्स के टेंडेंसी को, उनको ब्रीडिंग सीजन उनका समझना शुरू किए, फिर हाउ दे कैन बी टेम्ड, हाउ दे कैन बी डोमेस्टिकेटेड, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे समझने लगे. सो वी कैन से दैट आफ्टर लर्निंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट पीपल स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट, एंड लाइकवाइज दे ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्लांट्स, हाउ कैन दे बी सोन. एक सीड से कैसे एक नया प्लांट वो लोग सॉ कर सकते थे. ऑल्सो एनिमल्स को कैसे वो अपने पास रख सकते थे, एंड दे कुड बी यूज्ड फॉर एज अ सोर्स ऑफ फूड, दैट इज फॉर मीट और यू कैन से फॉर मिल्क, जैसे काउ, गोट, ये सब का है ना. सो दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. ठीक है, ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये फार्मिंग और हर्डिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म डोमेस्टिकेशन. सो इट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस in which people grow plants and look after animals. जो हम पिछले स्लाइड में हमने ये देखा फार्मिंग और हर्डिंग वाली चीज. तो इन सिंपल टर्म्स डोमेस्टिकेशन ये होता है कि पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स, दे स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर एनिमल्स. ओके, सो इट बिगैन 12,000 years ago. ठीक है, ये 12,000 years ago ये चीज डोमेस्टिकेशन शुरू हुई. सो इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यूलिथिक एज people began to domesticate or tame animals. Domesticated animals carried goods and provided meat, milk and wool. तो आप देख सकते हो एनिमल्स का यहाँ पे क्या काम था. बेसिकली एनिमल्स जो थे दे वर यूज्ड फॉर कैरिंग द गुड्स, हॉर्सेज हुए, कैटल्स हुए. तो इन सब चीजों पे पीपल जनरली दे स्टार्टेड कीपिंग देयर goods and they started moving from one place to another, settling down at other place. Also this was the domesticated animals that were being used. They provided meat, milk and also their skin, that was the fur of sheep, या दूसरे एनिमल का फर जो भी होता था वो यूज करते थे
फॉर मेकिंग वुल, या फिर अपने क्लोथ को बनाने के लिए कॉटन, ये सब जो यूज होता था बाद में, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पिक्चर में आप देखो दैट वुमेन, they are, you know, this is the shelter of these herders, farmers, right? और यहाँ पे इनका अपना गार्डन जहाँ पे ये लोग क्या राइस या फिर जो भी ग्रेन है वो अपना वो सॉ कर रहे हैं, और वो you know they are waiting for the grains to ripen. Half of them are cutting those grains, right? So they started selecting plants and animals for domestication. Now what is the difference between wild डोमेस्टिकेशन एंड, यू नो, वाइल्ड एनिमल्स जो होते थे उनको डोमेस्टिकेट क्यों नहीं किया जाता था? डोमेस्टिकेशन के लिए वाई डिफरेंट एनिमल्स वर यूज्ड? तो ये डिफरेंस हमें समझना होगा, डोमेस्टिकेशन और ये वाइल्ड एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन नहीं होना। तो ये प्रोसीजर क्या था इनका सिलेक्शन का? तो जनरली जब ये वाइल्ड एनिमल्स को देखते थे, इनको वो डोमेस्टिकेट करना दैट वाज रियली डिफिकल्ट, राइट? तो जैसे जैसे दे स्टार्टेड नोइंग मोर अबाउट द प्लांट्स, तो जो भी एडिबल प्लांट्स होते थे जो पॉइजनस नहीं होते थे एंड दे वर वेरी इजी, और वो काफ़ी ग्रो करते होंगे, उनका टाइम लाइफ टाइम ये ज़्यादा रहता था, जल्दी राइपन हो जाते थे, तो वो लोग वैसे प्लांट्स यूज़ करते थे। एंड द सेम केस वाज फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स वो वाइल्ड क्यों नहीं यूज़ करते थे? क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स की टूथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी, काफ़ी वाइल्ड होते थे वो लोग, काफ़ी फियर्स हो जाते थे। तो इस वजह से वो लोग थोड़े टेंडर एनिमल्स, जो थोड़ा सॉफ्ट नेचर जिनका रहता था, वो सारे एनिमल्स जैसे कैटल, शिप, दे वर इजी टू डोमेस्टिकेट। सो wild became different from domesticated in this sense, right? So domesticated animals were different from the wild animals. How? As horns and teeth of the wild animals were much larger. ठीक है, कोई भी wild animal जैसे elephant और ये सब का horn आप देख लो, उनका काफी बड़ा होता है, काफी, it's very impossible to domesticate those animals, right? और same ways is for the wild animals, जिनका teeth ये सब काफी sharp होता है, काफी बड़ा होता है, तो it was really difficult. They selected those plants that yield large size grains and were not prone to diseases, right? Now you can see here, sorry, यहाँ पर आप देखो ये grains, ये लोग women जो हैं वो कट करके they are collecting the grains here. Also cattle, इस फोटो में देखो cattle is being used and sheep here it is being used. तो ये सारी, या फिर छोटा सा डॉग देखो, तो sorry, they were being used, okay? So the first domesticated animals, the goats, sheep, pigs, cows, horses, dogs, cats, आप देखो, आप बहुत सारे फोटोज आपको दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी domesticated animals, these were the first domesticated animals. So let us have look for them. So the first animal to be tamed was wild ancestor of dog, right? तो जो सबसे पहला एनिमल था, वुल्फ के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? वुल्फ जो आप जानते हो, तो आप समझो वुल्फ वो एंसेस्टर होते थे डॉग के, बिल्कुल वाइल्ड एंसेस्टर। तो वुल्फ जो है वो सबसे पहले फर्स्ट एनिमल दैट वाज टेम्ड बाय दीज ये हर्डर्स और फार्मर्स, मतलब हंटर गैदर्स उस टाइम पे वुल्फ को थोड़ा टेम करके वो अपने साथ रखते थे, ठीक है? उस टाइम पे वैसा होता था, सबसे अर्लीस्ट टाइम पे। बट आफ्टर दैट they moved on to gentle animals like sheep and goat, and later on cattle, horses and pigs were domesticated, right? तो यहाँ पे देखो 4-5 नाम जो कॉमन है, sheep, goat, cattle, horses, pigs, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा। So they were the source of food like milk and meat. ये हमने पिछले इसमें भी देखा, domesticated animals से मिल्क और मीट मिलता था, एंड दे वर यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ फूड। अपार्ट फ्रॉम दैट दे वर ऑल्सो केप्ट प्रोटेक्टेड, जब उनको जरूरत पड़ती थी वो उनसे मीट, ये दे यूज टू मेक मीट ऑफ दोज एनिमल्स, राइट? सो नाउ सी द डोमेस्टिकेटेड, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट वाज wheat and the second one was barley. So this is wheat and this is barley. Apart from that you can see here this is the form of wild wheat. तो सबसे पहले वाइल्ड व्हीट इस फॉर्म का होता था, फिर लेटर डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज जो व्हीट का है वो ऐसा होता था, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग और नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, नियोलिथिक साइट्स को कवर करेंगे, जो भी नियोलिथिक साइट्स थे उस टाइम के, और फीचर्स देखेंगे, कस्टम और प्रैक्टिसेस देखेंगे, एंड ऑल्सो
वी विल लुक अबाउट देयर मोर सेटल्ड लाइफ, उसके क्या क्या फीचर्स थे, राइट? ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक एक कर। सो टिल देन, थैंक यू।